एवं प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कारगिल संघर्ष में बोफोर्स तोपों की भूमिका। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ ही कारगिल युद्ध के लिए बोफोर्स एक महत्वपूर्ण हथियार भी है। संभवतः ये भी कहा जाता है कि अगर ये तोपें नहीं होती तो भारतीय सेना के लिए विजय प्राप्त करना संभव नहीं था। ठीक है, और यही तोपें एक समय था कि भारत में जब खरीदी गई थी श्री राजीव गांधी के द्वारा, तो ये विवादों में फंसी हुई थी। वही समय विवादों में फंस गई थी, जिसके कारण इसकी खरीदारी एक आध खेप शायद आई थी, उसके बाद नहीं आ पाई। विवादी और विवादों और दलाली में फंसती चली गई। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, कारगिल संघर्ष में 155 mm बोफोर्स तोपें ऑपरेशन विजय की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इनके बिना भारतीय सेना के लिए कार्यवाही करना संभव नहीं था। यह तोप स्वीडन की सेल्सियस कारपोरेशन द्वारा बनाई गई थी। राजनीतिक विवादों से घिरी ये तोपें अंततः भारतीय सेना का मुख्य हथियार बनी। ये तोपें पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की दूरदृष्टि का परिणाम थी, जो एक राजनीतिक विवाद में फंस गई। ठीक है, राजनीतिक विवादों में फंस गई। श्री राजीव गांधी जी ने बोफोर्स तोपों का सौदा स्वीडन से किया था, जिसमें 410 तोपें खरीदी गई थीं और 1000 तोपों को भारत में ही तैयार किया जाना था। अब देखिए, उस समय हमारे श्री राजीव गांधी जी ने इन तोपों के महत्व को समझा था कि अगर पहाड़ी युद्ध लड़ना है तो बोफोर्स तोपें अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। कुछ खासियत उन्होंने देखा, तभी इसका सौदा किया था कि 410 तोपें हम लोग खरीदेंगे, बाकी और 1000 तोपों को भारत में ही बनाया जाएगा। इन तोपों ने 6 जून को ही तोलोलिंग पहाड़ी पर 60 गोले छोड़कर अपनी निर्णायक जीत हासिल कर ली। यहाँ पर हमारी 150 मिलीमीटर और 130 मिलीमीटर की तोपें सफल सिद्ध नहीं हुई। इस तोप की खासियत क्या है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस तोप के एक गोले की कीमत 45 से 48 हजार रुपये उस समय खर्च आता था जिस समय युद्ध लड़ा गया था, अर्थात 1999 में। यानी एक गोले की कीमत 45 से 48 हजार रुपया पड़ता था। बोफोर्स तोपों के गुण एवं कार्य देख सकते हैं आप। पहला, अधिक ऊंचाई तक मार करने में सक्षम होती थी, अर्थात उनकी मारक क्षमता जो है इतनी ज़्यादा होती थी कि 19,000 फुट तक ये पहाड़ों के ऊपर सीधा गोला दागती थी। ये तोपें भारतीय सेना को ऊंचाई पर चढ़ने के लिए कवरिंग फायर दे रही थी। मित्रों, यहाँ से जैसे हमारे जवान, क्योंकि नीचे से ऊपर चढ़ना था, अगर ऊपर से हमारे घुसपैठिए ये देखते रहते, वो सॉरी कश्मीरी पाकिस्तानी घुसपैठिए अगर देखते होते कि नीचे से भारतीय फौज आ रही है, तो वो ऊपर से ही मार मार के ढनगा देते। ये बोफोर्स तो पहले उन बंकरों पर जहां पर घुसपैठिए घुसे हुए थे, वहां पर फायर के द्वारा जो है उन पर अटैक किया जा रहा था, डायरेक्ट उन पे बम गिरा रहे थे, तो ये घुसपैठिए सामने देखे ही नहीं आ पा रहे थे। और नीचे से जब तक बम गिरता था तभी तक हमारे सैनिक जो है आगे बढ़ते थे, क्योंकि तभी तक हम लोग सुरक्षित भी रहते थे हमारे जवान। नहीं तो अगर वो तुरंत देख लेते तो तुरंत जो है वहीं से फायर करना शुरू कर देते। इन तोपों की मार से बंकरों में छिपे घुसपैठिए बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। इनके द्वारा सीधे चोटियों पर गोले दागे जा रहे थे जहां घुसपैठिए छिपे हुए थे। इनके गोले छूटते ही रडार के रेंज से बाहर हो जाता था और प्रत्येक गोला 72 बमों में तब्दील हो जाता था, अर्थात वहां गिरने के बाद गोला जैसे ही जो है यहाँ से निकलता था, निकलने के बाद 72 बम के रूप में आगे बढ़ता था और जहां पर गिरते थे 72 स्थानों पर गिरता था, काफी दूर तक के क्षेत्र को ये कवर करते थे और जहां गिरते थे वहां एक बार फिर विस्फोट होता था, आग लग जाता था। यह तो 20 मिनट में 5 राउंड फायर कर सकने में सक्षम थी। इन तोपों की वजह से भारतीय जवानों ने वह कर दिखाया जो शायद पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था। पाकिस्तान ही क्या मित्रों, ऐसा विश्व के किसी राष्ट्र में भी नहीं सोचा था, किसी ने भी नहीं सोचा था कि भारत इस लड़ाई में सफल भी होगा। ठीक है, तो ये हो गई बोफोर्स तोपों की भूमिका एवं उनके गुण, उनकी खासियतें।
ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, इसको जो है नज़रअंदाज मत करिएगा। तो अगला इसी में हम लोग पढ़ लेते हैं, कारगिल युद्ध से प्राप्त सैनिक शिक्षाएं। पहला पॉइंट इसमें हमने रखा है, भारतीय सेना की गुप्तचर व्यवस्था की कमियां उजागर हो गई। गुप्तचर व्यवस्था का मतलब क्या है भाई? गुप्तचर व्यवस्था, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, सीबीआई, ये सब इसलिए जो है कमी इनके अंदर आ गई। क्यों नहीं सॉरी, कमी मतलब इनकी ये उजागर हुई कि इतने दिनों तक यहाँ बॉर्डर पर पाकिस्तानी घुसपैठ होती रही और खबर हमारे ये गलेरिए दे रहे हैं, चरवाहे दे रहे हैं। तो इससे अच्छा तो यही है कि वो जो चरवाहे वहाँ पर जो बकरी चरा रहे हैं, जो हम लोग ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो कर्मचारियों को भर्ती किए बैठे हैं, तो हम लोग उन्हीं को भर्ती कर लें, क्योंकि खबर तो वो दे रहे हैं ना। तो कहने का मतलब ज़्यादा हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। फिलहाल भारतीय सेना की गुप्तचर व्यवस्था की कमियां उजागर हो गई। दूसरा पॉइंट है, भारतीय जवानों ने वह कर दिखाया जो विश्व के किसी राष्ट्र के लिए भी संभव नहीं था। कोई नई चीज़ नहीं बतानी है। अगला है मित्रों, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये राजनीतिक नहीं, ये है राजनीतिक। ठीक है, राजनीतिक विवादों से घिरी बोफोर्स तोपों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इस युद्ध में यह सिद्ध हो गया कि कम संसाधनों में भी भारतीय जवान सब कुछ कर सकते हैं, अर्थात संसाधन कम होने पर भी भारतीय जवान अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। वैसे भी भारतीय जवान, हमारे भारतीय जवान और फौजियों की बात छोड़ दीजिए, हम भारतीय लोग जुगाड़ू टाइप के हैं भी। देखिए ना, कभी कभी हम लोग बाइक को काट कर जो है 3 पहिए की गाड़ी बना लेते हैं, कभी हम वही पानी निकालने वाले इंजन से हम 4 पहिए की गाड़ी बना लेते हैं। तो भारतीय जुगाड़ू तो हैं ही। इसी तरह हमारे जवान भी ऐसे हैं कि अगर संसाधन इनको कम भी दिया जाए, क्योंकि भारतीय वैसे भी बहादुरी में हमेशा जो है बहादुरी में आगे रहे हैं, चाहे प्राचीन काल रहा हो, चाहे मध्यकालीन रहा हो, चाहे आधुनिक रहा हो। जब कभी भारतीय हमारे जवान कभी जो है अगर ये कमज़ोर पड़े हैं तो केवल धोखेधड़ी के कारण, बाकी इनमें बहादुरी कूट कूट के भरी होती है। हथियार कम हो तब भी लड़ाई करने में इनके हौसले कभी पीछे, ये कभी जो है हौसला इनका गिरता नहीं। ठीक है, चलिए, बोफोर्स की राजनीति यह प्रमाणित करता है कि भारतीय राजनैतिक ढांचा सुरक्षा मामलों में भी अपने राजनैतिक स्वार्थों के ऊपर नहीं उठ पाया। मित्रों, उस समय हम कह सकते हैं विपक्ष में, जब उस समय हमारे श्री राजीव गांधी को खरीद रहे थे तो विपक्ष में शायद बीजेपी ही रही होगी, या और भी जो भी रहे हैं। तो बगैर बोफोर्स तोपों के गुड़ जाने तुरंत उन पर विवाद तो पैदा कर दिया। लेकिन बाद में बीजेपी गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ही उनको विजय फ्री का सेहरा जिसने पहनाया, वो वही तोपे थी जिस पर शायद विपक्षों ने विवाद पैदा किया था। तो इस बोफोर्स की राजनीति पर प्रमाणित हो गया कि राजनेता या हमारा जो है शासक वर्ग, सरकार हमारी चाहे अच्छा भी कर रही हो तो विपक्ष अपना फर्ज समझता है उसका विरोध करना। ठीक है, फिलहाल इतनी निकृष्ट राजनीति नहीं होनी चाहिए, खास करके सुरक्षा के मामले में। पाकिस्तान की, अगला पॉइंट है, पाकिस्तान की काली करतूत पूरी दुनिया के सामने उजागर हो गई। काली करतूत यही है कि घुसपैठ करा रहा है, बाद में बोल रहा है हम इसको जानते ही नहीं, कौन है, आपके यहाँ घुस आए हैं, और पीछे से सप्लाई भी कर रहे हो। जब बाद में जो है सबूत प्राप्त हुआ तो मानने के लिए तैयार हो गए हो, काफ़ी नानुकुर के बाद। तो ये दुनिया भी ये समझ गई कि यही साला चोर है पाकिस्तान। चलिए, अगला पॉइंट है, भारत पाकिस्तान के प्रति बार बार नरम रुख अपनाकर पाकिस्तान के मनोबल को बढ़ावा देता नजर आया है। कहने का मतलब मित्रों वही है, हम लोग बार बार आदर्शवादी नीतियों को अपनाते रहे, पाकिस्तान जो है बार बार हमसे हार कर जीतता रहा। बताइए, 1947-48 में वो हार कर हमारे जो है कश्मीर के काफ़ी हिस्सों को जीत ले गया। 1965 के युद्ध में हमसे हार कर मुफ्त में अपना जो है लाहौर छुड़वा लिया। 1971 के युद्ध में बुरी तरह भारत से हार कर अपने 93,000 कैदियों को भी मुफ्त में छुड़वा लिया। 1999 के युद्ध में, अब देखिए ना, अपनी गलती करने के बाद, घुसपैठ करने के बाद मुफ्त में वापस चला गया। इन युद्धों में हम लोग केवल अपने जवानों को खोते रहे, अपने जो है हथियारों का नष्ट करते रहे, अपना पैसा व्यय करते रहे,
जबकि सच्चाई ये है कि जिन युद्धों को हमने नहीं थोपा, जो युद्ध हमने खुद थोपे नहीं हैं, जिस युद्ध में हमने प्रारंभ नहीं किया है, उन युद्धों का खर्च भी वही वहन करे जो उन युद्धों को थोपा है। कहने का मतलब 47-48 के युद्ध का खर्च पाकिस्तान को देना, पाकिस्तान से ले लेना चाहिए। 65 के युद्ध का खर्च भी पाकिस्तान से ले लेना चाहिए। 71 के युद्ध का जो भारतीयों ने खर्च उठाया उसको भी उससे ले लेना चाहिए। इसी तरह 99 के युद्ध में जो अपने प्रमुख अस्त्र शस्त्रों को हमने नष्ट किया है, अस्त्र शस्त्रों को हमने जो है प्रयोग किया है, अपने 527 जवानों को खोया है, उनका खर्च भी हमको पाकिस्तान से ले लेना चाहिए। वो भी ऐसे नहीं गला दबा के ले लेना चाहिए, क्योंकि तभी उसकी समझ में आएगा कि युद्ध लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं। वो तो समझता है चलिए जीतेंगे तो जीतेंगे, हारेंगे तो घर चले आएंगे। ऐसा क्या मतलब है भारतीय जवानों की? ऐसी क्या भारतीय हमारा राजनीतिक मंच, इसीलिए हम कहते हैं कि भारतीय राजनीतिक मंच हमारा उतना कमजोर है जितने हमारे जो है सैनिक मजबूत हैं। हाँ, लेकिन हमारे इन कमजोर राजनीतिक मंच की वजह से हमारे सैनिकों का मनोबल भी गिरता है। तो फिलहाल ये गलतियां बार बार पाकिस्तान तब तक दोहराता रहेगा जब तक हमारा राजनीतिक मंच मजबूत नहीं होगा। सीधी सी बात यही है, अगर हमारे 10 जवान मरते हैं तो उनका खर्च भी पाकिस्तान दे। अगर कोई लड़ाई हमने नहीं थोपा तो खर्च कौन देगा, जिम्मेदार कौन हुआ? हालांकि ये बात तो दूसरी है, यहाँ पर तो हम लोगों के यहाँ कानूनी व्यवस्था भी कमज़ोर है। हम देखते हैं अदालत का चक्कर काटते बहुत से लोग न्याय मांगते बेचारे अपराधी ना होते हुए भी अपना सब कुछ बेच कर दांव पर लगा देते हैं। अंत में मान लीजिए अगर उनको न्याय मिल ही गया तो बेचारे हर तरह से तो बर्बाद हो जाते हैं। प्रयास तो इसका भी वही करना चाहिए कि जो भी दोषी है, जो निर्दोष है, उसका जो भी उसने खर्च किया है वो सारा खर्च दोषी व्यक्ति वहन करे। अगर उसके पास नहीं होता है तो उसको कहीं ना कहीं से उसको जमा करने का आदेश दिया जाए। अगर वो टाल मटोल करता है तो उसकी किडनियों को भी बेच लिया जाए, क्योंकि तभी ऐसा होगा कि एक पक्ष जो है, जो वास्तव में न्याय के लिए लड़ रहा है, न्याय के लिए लड़ने के बाद भी बर्बाद हो रहा है, अंत में बर्बाद हो जाता है। बताइए, ये स्थिति है। तो उसी तरह जो है कानून की स्थिति ये है, राजनीतिक मंच हमारा इस कदर कमज़ोर है कि राष्ट्रहित को दांव पर लगाकर केवल जो है या तो वोट की राजनीति देखता है, या व्यक्तिगत हित देखता है, या फिर आदर्शवादी नीतियों का पालन करने में जुट जाता है। दुनिया हमको अच्छा कहे, अरे दुनिया आपको अच्छा तब कहेगी जब अपना घर ठीक रहेगा, तब अपने आप को बर्बाद करके दुनिया में अच्छा बनने का क्या मतलब है। चलिए फिलहाल ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। हम भी फालतू बातें करने लगते हैं आप लोगों से, बिना मतलब की बातें। चलिए वही चीज़ एक बार फिर से हम दोहराएंगे। पाकिस्तान भारत के प्रति बार बार नरम रुख अपनाकर पाकिस्तान के मनोबल को बढ़ावा देता नजर आया। इसलिए कोई समझता है जो अपने पास ताकत हो जाए तो चलो लड़ लो, अब नहीं लड़ पाएंगे तो वापस चले आएंगे। जब उसको ये पता चल जाए कि हम जितना उसको नष्ट करेंगे, हारने के बाद उनको भरपाई भी करना है, तो संभवतः पाकिस्तान वो गलती नहीं करेगा। अगला, इस युद्ध में भारतीय जवानों ने संपूर्ण विश्व के सामने असंभव कार्य करके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मित्रों, ये सत्य है कि भारतीय जवान दुनिया में, भारतीय थल सेना विश्व की नंबर 1 की सेना है, जो हर कार्य को कर सकती है कम संसाधनों में भी। केवल हमारा ये सेना का अधिकारी वर्ग थोड़ा सा मजबूत हो जाए और राजनीतिक मंच हमारा मजबूत हो जाए तो पाकिस्तान की क्या हिम्मत, चीन की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी भारत से लड़ने की। ठीक है, चलिए। कारगिल सफलता ने चीन को भी ये सबक सिखा दिया कि अब भारतीय सेना पहाड़ी युद्ध लड़ना सीख गई है। मित्रों, ये सत्य है कि जो 1962 में जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उस समय हमारी सेना, हमारे पास ना तो अच्छे हथियार थे, ना ही पहाड़ी युद्ध कला में भारतीय जवान माहिर थे। लेकिन इस युद्ध में इतनी ऊंचाई पर युद्ध लड़कर नीचे से जाकर अधिकार करने के बाद संपूर्ण दुनिया को तो ठीक है, हमारे पड़ोसी चाइना को भी इस बात का एहसास हो गया कि अब भारत से लड़ना संभवतः बहुत ज़्यादा संभव नहीं है। भारत हथियारों की दृष्टि से नीचे आ सकता है, कमज़ोर हो सकता है, लेकिन ये भी चीन समझ गया होगा कि कम संसाधनों में भी भारतीय जवान अच्छा से अच्छा कार्य कर सकते हैं। फिलहाल भारत की स्थिति अभी तक इतनी कमज़ोर नहीं है। तो मित्रों, ये जो है ख़त्म हुआ ये आप लोगों का ये कारगिल संघर्ष। अब हमारे विचार से संभवतः आपका ये पूरा कोर्स भी समाप्त हुआ। बाकी आगे इसमें हम उन वीडियो को बनाएंगे जो हमें लगेगा
कि आप लोगों के प्रश्न में, आप लोगों के सिलेबस में, आप लोगों के क्वेश्चन में ये प्रश्न पूछा जा रहा है और हमने आपको अपने वीडियो में नहीं पढ़ाया है। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न होते हैं मित्रों कि हमें पेपर में तो दिखते हैं कि ये प्रश्न पूछा गया है, लेकिन हम अपने वीडियो में शामिल नहीं कर पाए होते हैं। इसीलिए अब उन्हीं प्रश्नों के बारे में हम इसमें जोड़ेंगे जो प्रश्न हमें लगेगा कि हम नहीं पढ़ाए हैं, या फिर अगर हम देखेंगे कि कहीं कहीं पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर पूछा जाता है तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हम आगे जोड़ना शुरू करें। लेकिन तब तक अब जो है हम लोग शुरुआत करेंगे थर्ड सेमेस्टर को। ठीक है, पढ़िए लिखिए मस्त रहिए मित्रों, बस जल्दी ही शुरुआत कर देंगे हम थर्ड सेमेस्टर को। चलिए।